नमस्कार दोस्तों। जलवायु विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें कल हमने पढ़ा था ऊष्मा बजट या हीट बजट। हमने देखा था कैसे वायुमंडल में जो सौरिक ऊर्जा है सूर्यातप के रूप में प्रवेश करता है और कहाँ कहाँ उसका क्षरण होता है, परावर्तन होता है, और इन सारी क्रियाविधि से होते हुए कुछ प्रतिशत या कुछ यूनिट ऊर्जा सतह पे पहुँचती है और सतह से फिर गर्म होकर के पार्थिव विकिरण होता है और वो पार्थिव विकिरण वायुमंडल द्वारा, जो वायुमंडलीय संगठन है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है या अवशोषित किया जाता है, और उसमें से कुछ यूनिट पृथ्वी की सतह को फिर से मिलती है वापस, जिसे बैक टू अर्थ सरफेस कहते हैं, और कुछ यूनिट ऊर्जा जो है वो अंतरिक्ष में वापस चली जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक बैलेंस था, हीट का पूरा बजट था जो हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे अक्षांशीय ताप संतुलन क्या होता है, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ठीक है, अक्षांशीय ताप संतुलन। कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न बने हैं छोटे से लेकर बड़े एग्जामों तक कि अक्षांशीय ताप संतुलन की क्रिया को करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये मेंस का भी टॉपिक है और प्री में तो इससे प्रश्न बन चुके हैं। इसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ये अर्थ है 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये पोल है 90 डिग्री साउथ और ये पोल है 90 डिग्री नॉर्थ का। सूर्य की स्थिति जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पर या ऐसे यहाँ पर, ये देखिए सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य का जो प्रकाश है या फिर आप सूर्यातप कहें, वो पृथ्वी पर कैसे पड़ रहा है, यही चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक तो ये काफ़ी हद तक लंबवत पड़ रहा है, और लंबवत पड़ता भी है। मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होती हैं। किसी महीने कर्क रेखा पे हैं तो किसी महीने मकर रेखा पे लंबवत हैं, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ का अंतर होता है। इतने क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। तो अब बताइए कि जब सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है कहाँ पे, इस अक्षांश पे, इतने के बीच में, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्यातप प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्यातप प्राप्त होगा तो यहाँ का तापमान क्या होगा, ये भी अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ेंगे, कहाँ से, इस एरिया से, इस क्षेत्र से, तो फिर सूर्य की किरणें कैसी हो गई हैं, देख रहे हैं आप, तिरछी पड़ रही हैं। पड़ रही हैं कि नहीं? जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो फिर सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होगी। भाई तिरछी पड़ रही है और सूर्यातप की मात्रा कम क्यों प्राप्त हो रही है? क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी का बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे नज़दीक है, ये इन किरणों को थोड़ा कम ही दूरी तय करनी पड़ रही है और इनको ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है, तो इनकी जो प्रभाविता है वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सूर्यातप की मात्रा कम होती जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और तिरछी पड़ने की वजह से जो सौरिक ऊर्जा है वो उन क्षेत्रों को कम प्राप्त होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अक्षांश जो है ये किसी भी स्थान के तापमान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। किसी भी क्षेत्र का जो तापमान होना चाहिए उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है? अक्षांश का, लैटिट्यूड का प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि निम्न अक्षांश 0 से 30 डिग्री या 23 डिग्री, 23.5 डिग्री तक तो अधिक सूर्यातप मिल रहा है, अधिक तापमान होगा। लेकिन जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाएगा 90 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में, सूर्यातप कम हो जाएगा और तापमान भी कम हो जाएगा। जब सूर्यातप ही कम प्राप्त होगा तो तापमान भी कम प्राप्त होगा। अब चूंकि सूर्य की किरण, सूर्य यहाँ पर लंबवत है कर्क रेखा पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि सूर्य की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर हैं, ऐसे ऐसे सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, तो फिर होगा क्या कि कर्क रेखा कोई एक लाइन के सहारे तो तापमान कम नहीं हो जाएगा। भाई अचानक से तो कम नहीं होगा। लगभग में अगर सूर्य लंबवत है 21 जून को, यहाँ पे 21 जून को कहाँ पे, कर्क रेखा पे किरणें पड़ रही हैं, तो कर्क रेखा के थोड़ा ऊपर तक भी गर्मी ज़्यादा होगी, तापमान अधिक होगा, और कर्क रेखा के नीचे तक तो तापमान अधिक है ही। क्यों तापमान अधिक है? आप टॉर्च जलाइए किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, आप कोई टॉर्च लीजिए
किसी एक बिंदु पे उसको फोकस कीजिए, तो आप देखेंगे कि उस बिंदु पे तो वो फोकस है ही, वहाँ पे तो उसका प्रकाश पड़ ही रहा है, लेकिन उसके अगल बगल भी थोड़ा सा प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। लेकिन जब आप दूर बढ़ जाते हैं तो उस बिंदु से प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। तो जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर होता है तब भी 35 से लगभग में 30 से 35 डिग्री अक्षांश तक तापमान अधिक पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तापमान में क्या होती है, तापमान गिरता है, ठीक है, तापमान में कमी आती है। लेकिन 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ, और जब यहाँ पे सूर्य होगा तो लगभग 35 डिग्री मानकर चलो कि साउथ और 35 डिग्री नॉर्थ, इतने क्षेत्र में सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है पृथ्वी को सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। ये बात आप अभी यहीं पे ध्यान रखिए। अब सवाल ये बनता है कि जब सूर्यातप यहाँ पे अधिक प्राप्त हो रहा है, तो कल ही हमने बताया था उष्मा बजट में कि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से जो सौरिक ऊर्जा प्राप्त करती है सूर्यातप के रूप में, अपने पास रखती नहीं है, उसका वो क्या करती है, पार्थिव विकिरण द्वारा लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में अंतरिक्ष को लौटा देती है। यहाँ दो बातें अब क्लियर हो गई हैं। पहला ये कि 0 डिग्री से 35 या 40 डिग्री 35 या 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य अक्षांश तक सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि 35 से 40 डिग्री अक्षांश के बाद में अगर देखा जाए तो इसी 35 और 40 डिग्री पे को मध्य अक्षांश भी बोल सकते हैं। आप मध्य अक्षांश बोलेंगे, मध्य अक्षांश पेटी नहीं। अब देख लीजिए कि 35 डिग्री या 40 डिग्री, मैं 5 डिग्री का अंतर इसलिए ले रहा हूँ कि वो सूर्य का प्रकाश है, बहुत दूर से पड़ रहा है, और भौगोलिक चीज़ों में कभी कोई लाइन से कोई चीज़ अलग नहीं होती है। जहाँ भूगोल है वहाँ पे क्या है, दो क्षेत्रों के बीच की हमेशा संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है। वही संक्रमण क्षेत्र दो क्षेत्रों को अलग करता है और दो क्षेत्रों को क्या करता है, मिलाता भी है। तो 35 से 40 डिग्री अक्षांश इसीलिए हम बोल रहे हैं। अक्षांश से और 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक सूर्यातप कम प्राप्त होता है, ठीक है। यही मैंने अभी इस चित्र में आपको यही बताया कि 0 से 35-40 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक तो सूर्य लंबवत ही होता है, तो प्राप्त तो होगा ही। लेकिन जब 23.5 डिग्री पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो उसके आगे पीछे 5-7 अक्षांशों तक, डिग्री अक्षांश तक सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी होंगी, लेकिन फिर भी सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा। किसकी अपेक्षा, 30 डिग्री के आगे ध्रुवों की अपेक्षा तो ज़्यादा ही प्राप्त होगा। तो जब इन क्षेत्रों में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, कहाँ पे, 0 से 35 डिग्री अक्षांश तक, और फिर 35 से 40 से लेकर के 90 डिग्री तक यानी ध्रुवों तक सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होती है, ये श्योर है। अब बात अगर आए पार्थिव विकिरण की, ये तो होगा हीट बजट। हीट बजट में आपको बताया था कि सूर्य से सूर्यातप पृथ्वी की सतह प्राप्त करती है, लेकिन सूर्यातप सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह इन क्षेत्रों में प्राप्त करती है, 0 से 30-35 डिग्री अक्षांश तक, दोनों गोलार्धों में। अब बात आती है पार्थिव विकिरण की। पृथ्वी को प्राप्त करना है सूर्यातप, तो जो इसकी भौगोलिक स्थितियां हैं उस हिसाब से जितना सूर्यातप इसको जहां मिलेगा वो उतना प्राप्त कर लेगी। लेकिन जब पार्थिव विकिरण होगा, अब जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी और जब पार्थिव विकिरण होगा, तो पार्थिव विकिरण तो हर जगह एक समान होना चाहिए, इसके लिए तो कोई रूल्स नहीं है। पार्थिव विकिरण पृथ्वी का प्रत्येक अक्षांश अलग अलग नहीं होगा, बल्कि एक जैसा होगा। यही अंतर आपसे पूछा जाएगा यदि कभी इंटरव्यू में एग्जामिनर का मन किया ना, तो बड़ा बढ़िया प्रश्न बनाएगा यहाँ पे कि सूर्यातप को या तापमान को प्राप्त करने की जब स्थिति होती है, जब पृथ्वी सूर्यातप को प्राप्त करती है, उस समय अक्षांश महत्वपूर्ण कारक होता है कि कहाँ पे कम तापमान होगा, कहाँ पे अधिक तापमान होगा। लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए क्या अक्षांश जिम्मेदार है, तो जवाब होगा नहीं। तो अक्षांश कभी भी आपसे पूछा जाए अगर एग्जाम में कि सूर्यातप को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो ये सही है। लेकिन पार्थिव विकिरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये गलत है।
पार्थिव विकिरण पूरी पृथ्वी पर लगभग एक समान रूप से होगा। ठीक है, पार्थिव विकिरण पूरी पृथ्वी पर लगभग एक समान रूप से होगा। तो अब सवाल ये बनता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम प्राप्त हो रहा है जबकि पार्थिव विकिरण अधिक होता है। ठीक है, यही हम इसमें लिखते हैं। देखो लाइन क्या है कि 0 डिग्री से 35 या 40 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, और पार्थिव विकिरण मतलब सूर्यातप से जो तापमान प्राप्त हुआ उसका फिर लॉन्ग वेव के रूप में वापस करना। पार्थिव विकिरण दोनों गोलार्धों में कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 35 से 40 डिग्री के मध्य सूर्यातप की अपेक्षा कम होता है। मैं कम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर 0 डिग्री से यानी भूमध्य रेखा से लेकर 30 से 35 डिग्री अक्षांश तक सूर्यातप की मात्रा बहुत ज़्यादा प्राप्त होती है, लेकिन पार्थिव विकिरण उसकी अपेक्षा कम होता है। ठीक है, पार्थिव विकिरण उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पे विषुवत रेखा क्षेत्र में या 0 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में जब सूर्यातप अधिक प्राप्त हो रहा है और पार्थिव विकिरण कम हो रहा है उसकी अपेक्षा, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे तापमान लगातार बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ना चाहिए कि नहीं, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। पता लगा आपको 100 रुपया रोज़ मिल रहा है और आपका खर्चा सिर्फ 80 रुपया, तो 20 रुपया डेली बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए, 20 रुपया अधिशेष बचना चाहिए। इसके बाद में अगर बात इसकी की जाए कि ध्रुवीय क्षेत्र से लेकर के 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में दोनों गोलार्धों में सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त हो रही है। अभी आपने देखा कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, लेकिन पार्थिव विकिरण तो उतना ही होगा। अब पार्थिव विकिरण अगर उतना होगा तो इसका अर्थ ये होगा कि सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त हो रही है, पार्थिव विकिरण अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे तो तापमान माइनस में हो जाना चाहिए लगातार, और माइनस में ही होते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो लिख लो कि 40 डिग्री अक्षांश से और 90 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में सूर्यातप से प्राप्त की गई, सूर्यातप की अपेक्षा, ऐसा लिखिए, सूर्यातप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण अधिक होता है। पार्थिव विकिरण अधिक होता है। तो जब पार्थिव विकिरण अधिक हो गया, यानी मिला 80 रुपये और खर्चा हो गया 100 रुपये, तो ये 20 रुपया जो माइनस में गया ये लगातार माइनस में होते रहना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। पृथ्वी का औसत तापमान मेंटेन है, औसत तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन समस्या यहाँ पे क्या आ रही है हमारे टॉपिक में, वो समस्या ये आ रही है कि भैया जब 0 से 40 डिग्री तक यानी उष्णकटिबंध वाला जो क्षेत्र है इसमें सूर्यातप अधिक मिल रहा है और पार्थिव विकिरण से ऊष्मा का क्षय कितना हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे तो तापमान एक्स्ट्रा होना चाहिए और हर दिन ये तापमान एक्स्ट्रा होते रहना चाहिए। धीरे धीरे करके यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होना चाहिए, होता ही नहीं है। जबकि 40 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो मध्य और उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र है यहाँ पे सूर्यातप तो कम प्राप्त हो रहा है, लेकिन पार्थिव विकिरण ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ लगातार तापमान में कमी आनी चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो किसकी वजह से, अक्षांशीय ताप संतुलन की वजह से। अब ये काम अक्षांशीय ताप संतुलन का अर्थ ही हो गया कि जो अक्षांशों के सहारे तापमान की स्थितियाँ हैं उनमें बैलेंस बना के रखना। और प्रकृति इस तरह की जितनी भी असमानताएं हैं पृथ्वी पर, उन असमानताओं को मिटाने का लगातार प्रयास करती रहती है। तो फिर ये दोनों स्थितियां कि तापमान में ना तो वृद्धि हो रही है लगातार और ना ही उच्च अक्षांशों में तापमान में लगातार कमी हो रही है, तो इसको मेंटेन करता है प्रकृति। कैसे मेंटेन करता है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो अब यही देख लेते हैं कि ये जो अक्षांशों में तापमान में असमानता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है, होना तो चाहिए पर हमें पता नहीं चल पा रहा है।
कि यह असमानता कैसे खत्म हो रही है। अभी पता चल रहा है कि अक्षांशीय ताप संतुलन में दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है कि 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश तक। देखिए मैं कभी 35 से 40 लिख रहा हूँ, कहीं 40 लिख रहा हूँ, कहीं 35 लिख रहा हूँ, कहीं 23.5 डिग्री। तो इन सब में लेकर बहुत उलझिएगा नहीं। कॉन्सेप्ट है, आप मेन चीज़ ज़रूरी है आपके लिए कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो किसी एक आंकड़े को पकड़ना होगा, लेकिन अगर समझना है तो हम 2 आंकड़े 4 आंकड़े को भी एक साथ लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 40 डिग्री अक्षांश की एक स्थिति ये हो गई, और दूसरी स्थिति हमको देखना है कि 40 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश तक। दूसरी स्थितियाँ यही वो 2 क्षेत्र हैं जहाँ तापमान में दिक्कत आ रही है। 0 से 40 डिग्री में क्या है कि सूर्यातप अधिक प्राप्त हो रहा है, सूर्यातप अधिक और पार्थिव विकिरण कम हो रहा है, पार्थिव विकिरण कम हो रहा है। इसमें क्या है कि सूर्यातप कम प्राप्त हो रहा है, 40 से 90 डिग्री के बीच में सूर्यातप कम प्राप्त होता है, जबकि पार्थिव विकिरण इसकी अपेक्षा अधिक होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यही हमको समझना है। चलिए एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये ऐसे चित्र बन गया। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 10 डिग्री अक्षांश, और ये 40 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और ये 60 डिग्री अक्षांश और ये 90 डिग्री अक्षांश। ये दोनों गोलार्धों की मैं बात कर रहा हूँ, एक गोलार्ध को मैं दिखा रहा हूँ। ये अक्षांश हैं 10 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश। हमने क्या कहा कि 0 से 40 डिग्री अक्षांश तक सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है और पार्थिव विकिरण कम होता है। ठीक है, सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है और पार्थिव विकिरण कम होता है। एक रेखा आप बना दीजिए सूर्यातप की। कह रहा है 40 डिग्री तक, ये यहां तक क्या हो रहा है, सूर्यातप अधिक प्राप्त हो रहा है, पार्थिव विकिरण कम हो रहा है। ये देखो, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये पार्थिव विकिरण वाली है, ये पार्थिव विकिरण है, और ये क्या है, रेड वाली जो लाइन है ये सूर्यातप है। समझ में आ रहा होगा कि 40 डिग्री तक तो आप देख रहे हो कि जो सूर्यातप है वो अधिक है और जो पार्थिव विकिरण है वो नीचे है, कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो तापमान है या उष्मा अधिशेष की स्थिति में है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो सूर्यातप वाली लाइन है ये नीचे है, यानी ये कम हो गया, सूर्यातप कम प्राप्त हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 40 डिग्री से 90 डिग्री तक, और यहाँ 40 डिग्री से 0 डिग्री तक अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे अब पार्थिव विकिरण जितना प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा पार्थिव विकिरण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उष्मा का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, कम, मतलब उष्मा नकारात्मक जा रही है। आप कह सकते हो कि उष्मा का ह्रास हो रहा है, उष्मा ह्रास। लेकिन ये लगातार अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है कि यहाँ पे उष्मा अधिशेष होता तो 0 से 40 डिग्री के मध्य में क्या होता, स्थिति ऐसी होती कि लगातार तापमान बढ़ता जाता, और 40 से 90 डिग्री के मध्य में ऐसी स्थिति होती कि लगातार तापमान में गिरावट आती। ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा से, यानी जहाँ तापमान अधिक है वहाँ से जहाँ तापमान कम है वहाँ की तरफ तापमान का स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, निम्न अक्षांश से, निम्न अक्षांश का मतलब 0 से 40 डिग्री, उच्च अक्षांश की ओर जहाँ तापमान कम हो रहा है लगातार, उच्च अक्षांश की ओर उष्मा का स्थानांतरण होता है या उष्मा स्थानांतरित की जाती है। यह उष्मा स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है, यह उष्मा स्थानांतरण करने के लिए 2 कारक जिम्मेदार हैं। पहला पवन, ये लगभग 75% तक वर्क करते हैं, और दूसरा समुद्री धाराएं, ये लगभग 25%। यही वो 2 कारक हैं जो उष्मा का स्थानांतरण करते हैं। कहाँ से, निम्न अक्षांश से, ये निम्न अक्षांश है,
और ये उच्च अक्षांश है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर उष्मा को स्थानांतरित की जाती है किसके द्वारा? पवन द्वारा, यानी वायुमंडलीय परिसंचरण द्वारा लगभग 75% उष्मा का स्थानांतरण कर दिया जाता है। अभी अगला ही चैप्टर आपका होगा वायुदाब और पवन पेटियाँ। तो जब हम पवन के बारे में बात करेंगे, विंड के बारे में, तो फिर वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उष्मा का स्थानांतरण होता जाता है। तो जो विषुवत रेखा से अब व्यापारी पवने, पछुआ पवने, पूर्वा पवनों के बारे में तो आप खूब पढ़े होंगे। तो जो ये पवने चलती हैं, तो जहाँ से ये चलेंगी वहाँ से उष्मा को लेंगी, और जहाँ जाएंगी अगर वहाँ पे उष्मा कम है, तापमान कम है, तो वो तापमान वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो उष्मा का स्थानांतरण अब ये हो गया ना 100%। जितना यहाँ कम होगा, मैंने कहा कि लगातार कमी आनी चाहिए, तो क्यों आनी चाहिए कमी? पता लगा जहाँ पे एक्स्ट्रा है वहाँ से पवने और जो जलधाराएँ हैं ये उष्मा को लेकर पहुँच गई कि भाई देखो मेरे यहाँ ज़्यादा था इसलिए आपके पास लेकर आ गए। और फिर उष्मा में एक संतुलन बना रहेगा, पूरी पृथ्वी पर तापमान में एक संतुलन बना रहेगा। यहाँ पे जो कमी है, यहाँ पे जो कमी है और यहाँ पे जो वृद्धि है, ये वृद्धि इस कमी को भर देगा। और फिर अक्षांशों के हिसाब से भी देखा जाएगा तो तापमान में संतुलन बरकरार मिलेगा। ठीक है, तो ये अक्षांशीय ताप संतुलन है, ध्यान रखिएगा। प्री और मेंस दोनों में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ओके, अगली क्लास में हम तापमान को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों पे बात कर लेंगे, क्योंकि जब तापमान का चैप्टर अब कंप्लीट हो रहा है तो प्रश्न वहाँ से भी बन जाते हैं और नहीं भी बनते हैं। तो आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो तापमान है किसी स्थान का, उस तापमान को कौन कौन से ऐसे कारक होंगे, फैक्टर्स होंगे जो प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ।